ज्यादा बुरा आ रहा हूँ ओ सब देखा नहीं, तो जलते हैं सब। यस, चलो अगला अध्याय मेरे बच्चों, अध्याय 13 इनाम हुआ 12। अच्छा, अध्याय 12 नाभिक की संरचना। बोलो, इधर देखिए। किधर देखिए? क्या हो गया? बहुत मार मारूंगा। नाभिक की संरचना। चलो मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, हे मेरे प्यारे वतन, इधर देखिए नाभिक की संरचना। इससे पहले एक परमाणु की संरचना पर हम लोगों ने बात किया था। आज हमें पढ़ना है कि नाभिक कैसे बना है। तो नाभिक के लिए शुरुआती दौर के क्या कॉन्सेप्ट थे। एक सेकंड आया, आई एम सॉरी। देखो तो नाभिक कैसे बना था, उस पर स्टार्टिंग टाइम के क्या कॉन्सेप्ट थे, परिकल्पनाएं क्या थी, चलो समझ लेते हैं। मेरे बच्चों, नाभिक के बनने में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले जो कल्पना थी वो ये थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना मतलब शुरुआती टाइम में एक नाभिक के लिए जानते हो क्या विचारधारा प्रस्तुत की गई कि जो एक नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना, क्योंकि उस टाइम में न्यूट्रॉन था भी नहीं हमारे पास। अच्छा, ऐसा नहीं कि था नहीं था, लेकिन हम जान नहीं रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, यानी कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है। कैसे बना है, क्या बातें हैं, देखते हैं। देखिए, बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के सामने तुलनीय नहीं है, मतलब तुलना करने की योग्य नहीं है। यानी हम मान सकते हैं ना, सुर मचाओ यार, एक बोलो नहीं। यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के सामने कुछ है नहीं। यानी हम ये पूरी तरीके से मान सकते हैं कि किसी प्रोटॉन का द्रव्यमान अस्तित्व में है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अस्तित्व में नहीं है। अब इसी कंटेंट को बेस मान करके वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो प्रोटॉन है, ये दोनों मिल करके एक नाभिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए एक एग्जांपल पेश किया गया कि जैसे हम मान लेते हैं 2He4 है। क्या है मेरे बच्चों, 2He4 यानी हीलियम है। इस हीलियम के नाभिक को उदाहरण लेकर के लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के एक नाभिक बनाते हैं। देखिए समझिएगा, ये बताया गया कि जैसे ये एक नाभिक है, तो क्योंकि हीलियम का जो नाभिक है, इसका जो द्रव्यमान है मेरे बच्चे, वो एक प्रोटॉन का 4 गुना है। ध्यान से समझिएगा, हीलियम का जो पूरा जो एटम है, पूरा जो परमाणु है, वो उसका जो द्रव्यमान है वो एक प्रोटॉन का कितना गुना है, 4। एक प्रोटॉन का 4 गुना है। तो इस बेसिस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन हैं। तो जब ये बताया गया कि उनके नाभिक में 4 प्रोटॉन है, तो भाई आवेश वाला मामला फंस रहा था कि भाई हीलियम के नाभिक पर जो आवेश है, ये तो खाली 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में भाग नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में भाग नहीं लेता है। द्रव्यमान केवल और केवल नाभिक को जो द्रव्यमान मिलता है, वो केवल प्रोटॉन की वजह से मिलता है। तो 4 प्रोटॉन नाभिक में है, 4 प्रोटॉन नाभिक में है, तो इस वजह से हमारे नाभिक का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का 4 गुना हो गया।
दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में ऐड होना नहीं है क्योंकि उसको लगभग नेगलेक्ट मान के बैठे हैं हम लोग। तो एक नाभिक का जो द्रव्यमान है वो इस हिसाब से है कि 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य है, जबकि 4 प्रोटॉन मिलकर के आपके नाभिक को द्रव्यमान दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए। तो बात जब आवेश की आई कि भाई हीलियम के नाभिक में तो केवल 2 प्रोटॉनों के बराबर का धनावेश है, तो उन्होंने कहा भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना, अब 4 प्रोटॉनों का धनावेश 2 इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से निरस्त हो जाएगा, बचेगा कुल कितना इस पे 2 प्रोटॉनों के बराबर का धनावेश आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाभिक में होने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। तो ये स्टार्टिंग टाइम में एकदम शुरुआती दौर में जब इलेक्ट्रॉन हम लोगों के सामने आया था, खोजा गया था, तो उसके दौर में हमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने की परिकल्पना पढ़ने को मिली, देखने को मिली, जो कि गलत है आज के दौर में। उस टाइम में भी जब इसको कुछ टाइम तक स्टडी किया गया तो सही लग रहा था, लेकिन कुछ कमियां नजर आ रही थी। ठीक है, तो उस हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना में दोष। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना में पहली दोष तो ये दिखाई दी एकदम साफ साफ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -15 मीटर की जैसे इतनी छोटी जगह में है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो लगभग 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी जगह में है, तो उतनी छोटी सी जगह में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होना चाहिए था वो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होना चाहिए था। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों को देखा गया तो उनकी एनर्जी केवल 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जबकि 100 मिलियन होनी चाहिए थी। तो इससे ये बात लोगों को समझ में आया कि हाँ, हो सकता है इलेक्ट्रॉन नाभिक में ना हो, क्योंकि अगर होना चाहिए था तो हमारे इलेक्ट्रॉनों के पास 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी कितनी थी? 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इससे एक दोष समझ में आया कि हाँ, अगर देखो 100 मिलियन होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो हो सकता है नाभिक में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन ना रहता। दूसरा देखा गया कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का जो आघूर्ण है, नाभिक का आघूर्ण जो है, हे बाबू उसमें से एक भर के उसमें नाभिक का जो आघूर्ण है ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नाभिक में कोई एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, नाभिक में कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण मिला करके किसी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाना चाहिए ना, लेकिन हो नहीं रहा, कमी हो रहा था। जब देखा गया तो ये देखा गया भाई कि एक इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण बहुत ज्यादा है, जबकि नाभिक का आघूर्ण बहुत कम है। तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन नहीं है। आई बात समझ में? वहां केवल प्रोटॉन होने की संभावना तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें आ रही। तो इस हिसाब से चल करके आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना में दोष सिद्ध हुआ और ये मॉडल गलत हो गया। उसके बाद सन 1932 की बात है। उस टाइम में हमारे सामने आ गया न्यूट्रॉन। कौन आ गया बच्चों? न्यूट्रॉन आ गया। और न्यूट्रॉन को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है और उस पर आवेश नहीं है। 1932 ईस्वी में हमारे सामने आ गया न्यूट्रॉन आ गया। और न्यूट्रॉन को हमने पढ़ा तो हमने ये साफ साफ समझ लिया कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर है। जबकि अगर हम न्यूट्रॉन पर आवेश के विषय में बात करते हैं, हाँ जी, अगर आवेश के विषय में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है ना। हमारे न्यूट्रॉन पर कोई भी प्रकार का आवेश है ही नहीं। अब ये सारे गुणों को देखते हुए एक नाभिक की संरचना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुई है बताना आसान पड़ गया, क्योंकि अब ये जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आप नाभिक में एक नाभिक की पूरी प्रॉपर्टी को समझें और साइड में अलग में कहीं आप एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके उसकी प्रॉपर्टी समझे तो आपको दोनों प्रॉपर्टी सेम नजर आएगा। तो इससे लोगों को समझ में आ गया कि हाँ,
किसी नाभिक का जो निर्माण हुआ है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुआ है, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से हुआ, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के किसी एक नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? नाभिक का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो द्रव्यमान का योगदान किस किस का है और आवेश का योगदान किस किस का है, आइए समझ लेते हैं। किसी नाभिक को बनाने में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो लोग शामिल होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके नाभिक को द्रव्यमान प्रोवाइड कराते हैं। दोनों लोग मिल करके नाभिक को क्या देते हैं मेरे बच्चों? द्रव्यमान देते हैं। जबकि अगर आवेश के बारे में बात करें तो नाभिक का आवेश केवल प्रोटॉन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नाभिक पर जो आवेश दिखाई देता है उसका जिम्मेदार केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। जबकि द्रव्यमान के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल करके नाभिक को द्रव्यमान देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही है मेरे बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना नाभिक के विषय में। इस हेडिंग को हम लोग हेडिंग बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो ये है मेरे बच्चे। अब यहाँ से एकदम सुसज्जित हो गया था कि हाँ नाभिक कैसे ही है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी तो मैच खा रहा था ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रख करके अगर हम एक नाभिक डिफाइन कर रहे थे तो एक नाभिक में जितनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी हमको उन दोनों के थ्रू दिखाई दे रही थी। तो इससे ये चीज सिद्ध हो गया कि हमारा जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, वही मिलकर के नाभिक को बनाते हैं। द्रव्यमान नाभिक को जो मिलता है दोनों मिल करके देते हैं, जबकि धन आवेश जो नाभिक को मिलता है वो केवल प्रोटॉन से मिलता है। ठीक है, इसके बाद नाभिकों का वर्गीकरण आता है। ये हो सकता है उससे पहले आप लोग एएमयू पढ़े हो, है ना? परमाणु द्रव्यमान एएमयू, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई या मात्रक। आप इकाई के शब्द पे मात्रक या मात्रक की जगह पे इकाई का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए देखिए, एटॉमिक मास यूनिट, इससे हम लोग शॉर्ट में एएमयू लिखते हैं या केवल यू लिख सकते हैं। आई बात समझ में? देखो, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है और छोटे छोटे जितने भी कण हैं, इन कणों का द्रव्यमान केजी में नापना थोड़ा सा सुटेबल नहीं है ना? बहुत आराम से बहुत आसानी से उन्हें केजी में व्यक्त करना सही नहीं है। अरे यार 10⁻31 केजी लिखना पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे छोटे छोटे कणों और इनके द्रव्यमानों को नापने के लिए एक अलग यूनिट बनाया, एक अलग मात्रक बनाया, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसे हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक AMU का जो मान होता है, एक AMU बराबर होता है मेरे बच्चों 1.66 या 67 × 10⁻⁻27 केजी। ये एक AMU का मान किलोग्राम में है। ठीक है, एक AMU का मान किलोग्राम में है मेरे बच्चों। ठीक है, और इसकी परिभाषा लिखा गया है, एक AMU कार्बन परमाणु के 12वें भाग को कहते हैं। तो ये एक AMU है। इसका प्रयोग केवल अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटे कणों के द्रव्यमान को मापने में किया जाता है और वास्तविक रूप में ये एक प्रोटॉन का मास है। ये किसका मास है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। यानी किसी एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को ही AMU निर्धारित किया गया, क्योंकि गणना के रूप में प्रोटॉन का द्रव्यमान ही सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान छोटा तो है 10⁻31 तक, लेकिन वो गणना में आता है क्या? नहीं। किसी भी नाभिक में द्रव्यमान प्रोवाइड करने के लिए या किसी परमाणु को द्रव्यमान देने के लिए इलेक्ट्रॉन को कभी द्रव्यमान के तौर पे गिना ही नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक्चुअली में उपेक्षणीय है, नगण्य है। इस वजह से
जो गणना के तौर पे सबसे छोटा द्रव्यमान है वो 1.66 गुणे 10 की घाती या 1.67 गुणे 10 की घाती -27 केजी है, और इसी को हम लोग एक AMU बोलते हैं। बात समझ में? ठीक है। इसके बाद एक AMU कितनी ऊर्जा देगा? जैसे आप लोग को आइंस्टीन का एनर्जी का इक्वेशन पता है ना, सापेक्षिकता का सिद्धांत, अभी अगले चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। उस सिद्धांत के हिसाब से किसी भी परमाणु की या किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है उसका कारण द्रव्यमान है। इसका मतलब ये है साफ साफ तौर पे कि आइंस्टीन की सापेक्षिकता का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी भी वस्तु से द्रव्यमान डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसी भी वस्तु से द्रव्यमान खर्च हो रहा है, तो जितना द्रव्यमान खर्च हो रहा है उसी के इक्वल में हमको ऊर्जा मिल जाती है। तो भाई ये भी तो एक द्रव्यमान है, एक AMU द्रव्यमान है ना। अगर हम एक AMU का द्रव्यमान कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी आओ देख लेते हैं। बाबू आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, E बराबर mc स्क्वायर से अगर हम चले तो हालांकि बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी नहीं, लेकिन मिलेगी कितनी आइए देख लेते हैं। यहाँ m का वैल्यू कितना है बाबू? 1.66 गुणे 10 की घाती -27। c की वैल्यू यानी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, E बराबर 1.66 गुणे 10 की घाती -27 गुणे 9 गुणे 10 की घाती 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब बाबू इसको आपस में टोटल मल्टीप्लाई कर दो। E बराबर 1.66 गुणे 10 की घाती -27 गुणे 9। अच्छा, ये जो आंसर आएगा यहाँ से ये आपका जूल में आएगा बच्चे। ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घाती -19 से भाग कर देंगे। जब 1.6 गुणे 10 की घाती -19 से भाग करेंगे तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चों। और अब एनर्जी आ जाएगी E बराबर, ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1.66 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 10 की घात मैनेज करेंगे। देखो ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 16 और 19 मिल करके कितने हो जाएंगे? कितना? 35। तो ये प्लस 35 और E इज इक्वल टू 9 छक 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 छक 54 5 हासिल 9 1 9 9 5 13 1.6 गुणे 10 की घाती कितना? ठीक, गुणे 10 की घाती 35 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ इसका भाग करोगे ना तो ये कितना आएगा? 0. भाग कर दो यार, कितना आएगा? 0 नहीं है, 9.31 गुणे 10 की घाती 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या E बराबर ये आ जाएगा आपका 931 गुणे 10 की घाती 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की घाती 6 माने मिलियन होता है, और इसको हम बोल सकते हैं E बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर हम किसी भी परमाणु जिसका द्रव्यमान एक AMU है, अगर हम एक AMU के इक्वल ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो उतना द्रव्यमान नष्ट करने से, उतना द्रव्यमान खर्च करने से 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। ये चीज याद रखना बाबू, ऑप्शन में सीधा मिलता है कि एक AMU के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है, तो एक AMU के तुल्य 9 गुणे 10 की 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आई बात समझ में? ये हो गया। इसके बाद बाबू नाभिकों का वर्गीकरण है। क्या है? नाभिकों का वर्गीकरण। आइए देख लेते हैं। नाभिकों का वर्गीकरण। प्रैक्टिकल में एक्सपोज है कहाँ से? यहाँ से नाभिकों का वर्गीकरण। चलिए देखिए नाभिकों का वर्गीकरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। नाभिकों का जो वर्गीकरण है मेरे बच्चों, ये कुल 3 रूपों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है, जिसमें से पहला भाग देखा गया है जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक, या दूसरा नाम है संप्रोटानिक।
और शायद अंग्रेजी में इसी को आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप ही कहते हैं। क्लियर हो? आइसोटोप अंग्रेजी देखो, समस्थानिक, समप्रोटानिक, आइसोटोप, ये एक ही चीज है। देखिए ये एक ही परमाणु के अलग अलग नाभिक होते हैं मेरे बच्चों। पहले परिभाषा सीधा सीधा सुन लो तब उसका निचोड़ समझते हैं। समस्थानिक या समप्रोटानिक या आइसोटोप किसे कहा जाता है? एक ही परमाणु के वे अलग अलग तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि परमाणु भार डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जिनका परमाणु भार अलग अलग होगा, भिन्न होगा, जबकि परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, उन्हें हम लोग समस्थानिक, समप्रोटानिक या आइसोटोप कहते हैं। आई बात समझ में? तो आइसोटोप की परिभाषा क्या है मेरे बच्चे? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि प्रोटॉन भार अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें मेरे बच्चों कहा जाता है समस्थानिक, समप्रोटानिक या आइसोटोप। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक याद है मेरे बच्चों, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सामने कार्बन है, C612, 6C14 है। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके कई सारे संभारिक समस्थानिक मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें आप सेंस समझिएगा कि देखिए जितने लोग हैं सभी लोगों का ये नीचे लिखा हुआ परमाणु क्रमांक व्यक्त होता है यहाँ से, और ये परमाणु क्रमांक सब के सब लोगों का एकदम बराबर है कि नहीं है? जितने भी परमाणु क्रमांक है सब लोगों का आपस में इक्वल है कि नहीं? जबकि परमाणु भार अगर आप देखो तो परमाणु भार डिफरेंट है, और सारे के सारे लोग एक ही एलिमेंट है कि नहीं है? एक ही एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। अगर वहाँ हाइड्रोजन है तो सारे के सारे लोग हाइड्रोजन है, और सारे हाइड्रोजनों में अगर आप देखें तो सभी का परमाणु क्रमांक सेम है, जबकि परमाणु भार सबका भिन्न भिन्न है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक, समप्रोटानिक या आइसोटोप। समस्थानिक या समप्रोटानिक कहे जाने के पीछे का कारण क्या है? बहुत सामान्य है। पहला नंबर तो इनका परमाणु क्रमांक सबका समान होता है, और परमाणु क्रमांक समान होने से मतलब ये है कि इनको आवर्त सारणी में स्थान समान मिलेगा। आई बात समझ में? इस वजह से इसको समस्थानिक बोल दिया गया। समप्रोटानिक इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनमें सभी में प्रोटॉनों की संख्या समान है। जब सभी लोगों का परमाणु क्रमांक एक है तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे डिफरेंट हो सकती है? नहीं होगी डिफरेंट, तो इस वजह से इसको समस्थानिक या समप्रोटानिक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके एग्जाम्पल आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, तो एग्जाम्पल आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, और जैसे क्लोरीन हो गया, ये थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हुई 14 होता है कि 13 होता है, 14 ही शायद होता है ना, 14 होता है सही। और जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 1735 होता है, और क्लोरीन 1737 होता है। तो ये बच्चों इनके सबके एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जब बोर्ड में आता है ना तो एग्जाम्पल सहित परिभाषित करने को पूछता है। ठीक है, चलिए, तो ये नाभिकों का वर्गीकरण का पहला हिस्सा हो गया। इसके थोड़े से हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नाभिक के गुण, इनके गुण देखिए। तो भाई साहब, क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक कैसे है? समान है, इस वजह से इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से इनके रासायनिक गुण एक समान होंगे, क्योंकि सब लोगों का परमाणु क्रमांक एक है, सभी लोग एक ही तत्व तो हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं इनकी भौतिक गुण के बारे में बात करूं तो इनका भौतिक गुण डिफरेंट होता है, समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। आई बात समझ में? अब इनके भौतिक गुण अलग क्यों होते हैं देख लो साफ साफ। इनका सबका वेट अलग है कि नहीं है? और वेट अलग होने की वजह से इन सभी लोगों का जो भौतिक गुण है ये डिफरेंट है। अरे उसका वेट अलग है, उसका वेट अलग है, इसका वेट अलग है, सबका वेट अलग है। तो वेट अलग होने की वजह से सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है,
और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें जितने भी आपको परमाणु मिलेंगे सभी के परमाणु एक ही तत्व के होते हैं, अलग अलग तत्व के नहीं होते। आई बात समझ में? तो ये मेरे बच्चों समस्थानिक या समप्रोटानिक या आइसोटोप होते हैं। इसके बाद सेकंड है हम लोग का समभारित। समभारित किताब दे दियो। मैं किताब भी लाया। समभारिक, और इसको अंग्रेजी में शायद आइसोबार बोलते हैं। आइसोमर क्या बोलते हैं? किताब नहीं है, देख लो। पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते, छोड़ो छोड़ो। देखो समभारिक क्या होता है? वे सभी परमाणु जिनके परमाणु भार तो सेम होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा इसकी बहुत सिंपल सी है कि वे सभी परमाणु जिनके परमाणु भार सेम हो, परमाणु क्रमांक अलग हो। अब बात समझ में? उन्हें हम लोग समभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है 1H3। हमारी हीलियम में भी एक समभारिक है 2He3। देखो इसमें ध्यान से समझिएगा, ये दोनों परमाणु अलग अलग हैं। क्या एक ही एटम है दोनों? एक हीलियम का है तो दूसरा हाइड्रोजन का है, लेकिन अच्छा तब तो अलग अलग होने की वजह से इनका परमाणु क्रमांक अगर आप देखें तो अलग हो गया, जबकि परमाणु भार दोनों लोगों का सेम है, 3 है। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, लेकिन न्यूक्लियनों की दोनों की संख्या अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि जे न्यूट्रॉन है वतन ही न्यूट्रॉन है, ये चीज यहाँ डिफरेंट रहेगा लेकिन कुल योग समान रहेगा। आई बात समझ में? यानी जितने न्यूक्लियन इसमें वतने न्यूक्लियन इसमें, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर इनमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है तो यूं 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज डिफरेंट हो जाएगी। और जैसे इसके एग्जांपल है कुछ, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, C6 कार्बन का 14, ये आप जान रहे हो कि समस्थानिक है ये कार्बन का ही। और ये कार्बन जो होता है ये नाइट्रोजन 714। देखो दोनों अलग अलग एटम है, जबकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो परमाणु भार है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट माने और भार हो जाएगा, एटॉमिक वेट जो है, इनका जो परमाणु भार है ये सेम है। और जैसे ऑक्सीजन है हमारा 8, 16 और 17। इसके सामने क्या है? आयरन, फ्लोरीन 70। याद है इनके परमाणु क्रमांक डिफरेंट है जबकि परमाणु भार सेम है। ठीक, तो ऐसे सभी एलिमेंट, ऐसे सभी परमाणु जिनके परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समभारिक। आगे बात समझ में? और इसमें अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो जितनी प्रॉपर्टी वहां थी उसका यहाँ पे आप अपोजिट करिए। देखिए यहाँ मेरे बच्चों आपको जो भौतिक गुण देखने को मिलेगा, भौतिक गुण, ये भौतिक गुण यहाँ कैसे होंगे बच्चों? समान है। अच्छा यहाँ से यहाँ भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों असमान होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये न्यूक्लियनों की संख्या डिफरेंट होती है दोनों। रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण दोनों असमान होते हैं। ठीक, और अगली प्रॉपर्टी इसमें है कि इसमें जो भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग परमाणु के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक उन्हें कहा जाता है जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। आई बात समझ में? सम न्यूट्रॉनिक मेरे बच्चों उसे कहा जाता है जिसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम है और बेरिलियम है, जैसे Li और Be 37 और ये है 48। अब इसमें समझिए, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान कैसे है? देखो बाबू, ये जो ऊपर होता है ना ये आपका परमाणु भार होता है यानी वो A होता है, और ये जो नीचे होता है ये परमाणु क्रमांक यानी Z होता है। और देखो A बराबर Z प्लस N होता है फॉर्मूला।
ठीक है, माने परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस दोनों में चेक करिए कि क्या दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है कि नहीं है। चलो देखो, पहले वाले को चेक करते हैं। बाबू इसमें कितना एटॉमिक वेट है? 7 बराबर जेड हमें कितना दिखाई दे रहा है? 3 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पता कर लेंगे। n बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यानी इस लिथियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 4। यही अगर मैं बेरिलियम को लेकर के बात करता हूँ, बी को लेकर के बात करता हूँ बाबू, तो इसको जरा देखो, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? 8 बराबर जेड के स्थान पे कितना दिख रहा है? 4 प्लस एन के स्थान पे पता करना है। अब n इज इक्वल टू 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा? यानी दोनों लोगों में क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान दिखाई दे रही है? तो इन्हें कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। यानी वे सभी एटम, वे सभी परमाणु जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो तीनों की परिभाषा याद कर लेना, प्रॉपर्टी पढ़ लेना, बोर्ड में आता है, उदाहरण सहित लिखने को आता है। ठीक है, तो ये आपके नाभिकों का वर्गीकरण और नाभिक की संरचना खत्म हो गई। ठीक है, इसके तो शुरुआती निकलवा दी। चल अब इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे कल।